Question number one is, in which of the following plant are both male and female flower born on the same plant and the mode of pollination can be ginetogamy और xenogamy। तो इसने बोला है जो प्लांट आर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट पर दोनों मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर भी हैं, और जो पॉलिनेशन का मोड है वो गिनेटोगैमी और जीनोगैमी कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो मेनली ऑप्शन क्या दे रखे हैं, पपाया, डेट पाम, मेज एंड स्पिनच। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों फ्लावर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसियस फ्लावर या मोनोसियस प्लांट। ठीक है, जिसपे क्या है, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें पता है बेसिकली कि जो मोनोसियस का एग्जाम्पल इसमें कौन सा है, पपाया, दैट इज मोनोसियस। और इसमें कौन सा पॉलिनेशन हो रहा है, गिनेटोगैमी। गिनेटोगैमी क्या होता है, गिनेटोगैमी अगर हम बहुत आसान शब्दों में समझें तो गिनेटोगैमी बेसिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन ही है, बट जेनेटिकली। फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग हैं पर हैं एक ही प्लांट पे, तो जेनेटिकली तो सेम हो गया। क्या हो गया, जेनेटिक तो उनकी सेम हो गई, बट फंक्शनली क्या बात कर सकते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे क्रॉस पॉलिनेशन बोल सकते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पपाया। एंड मेज और डेट पाम ये क्या होते हैं, डाइसियस प्लांट है। मेज और डेट पाम कैसे हैं, इधर लिख देता हूं मैं, इसको लिखा है मोनेसियस, और जो मेज हैं एंड डेट पाम है ये हैं डाइसियस प्लांट्स। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा दैट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कैसा ऐसा हार्मोन बताओ जो प्लेसेंटा से रिलीज होता है और किसमें, प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं क्या, रिलैक्सिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब देखो यहाँ पे हम प्लेसेंटल हार्मोन की बात करें तो देखो जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है, रिलैक्सिन हार्मोन, पहले ऑप्शन को तो हटाई दो, रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, ओवरी से। और काम क्या होता है इसका कि जो पेल्विक मसल्स होती हैं या फिर लिगामेंट होते हैं उनको क्या करना, रिलैक्स कराना, जिससे कि क्या है, बेबी की बर्थ है वो सही से हो सके, पेन ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो वो तो हो गया रिलैक्सिंग हार्मोन का काम, वो निकलता कहाँ से, ओवरी से। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हमें पता ही है कहाँ से, पोस्टीरियर से। ठीक है, ऑक्सीटोसिन निकलेगा। उसके बाद आता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, HCG। यही हार्मोन है जो क्या करता है, प्रेगनेंसी को आगे सस्टेन करने में हेल्प करता है, और किससे निकलता है, प्लेसेंटा से निकलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। अब जहां यहाँ पे लिखा है कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन लिखा है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन क्या है, HPL, इसको हम क्या बोलते हैं, HPL बोलते हैं, बट इसका काम कहाँ पे होता है, लैक्टेशन में आता है। तो इसमें हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ ये क्वेश्चन है किसका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, किसका है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। क्वेश्चन क्या है, द पीरियोडिक एब्सटिनेंस बाय अ कपल फॉर फैमिली प्लानिंग शुड बी। तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस की बात करेगी। अब पीरियोडिक एब्सटिनेंस होता क्या है ये समझेंगे पहले तो हम। तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस इज द नेचुरल मेथड ऑफ प्रिवेंट प्रेगनेंसी को बचाने के लिए जो नेचुरल मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन कौन से नेचुरल मेथड होते हैं, 3 होते हैं। कौन सा, पीरियोडिक एब्सटिनेंस और कोइटस इंटरप्टस एंड लैक्टेशनल एमनोरिया। ये 3 कौन से होते हैं, नेचुरल मेथड होते हैं। उसमें से हमें कौन सा पूछा गया, पीरियोडिक एब्सटिनेंस। तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस क्या होता है कि इस प्रोसेस में, इस वाले नेचुरल मेथड में जो कपल्स होते हैं वो इंटरकोर्स अवॉइड करते हैं बिटवीन द डे ऑफ 10 to 17। इसको हम क्या, 17। तो क्योंकि इस जो डे 10 से लेके डे 17 होता है, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं किसके, प्रेगनेंसी होने के, क्योंकि इन दिनों के बीच में ही क्या होता है, LH हार्मोन का सर्ज होता है। मेनली LH हार्मोन सर्ज करेगा तो क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा तो क्या होगा, ऑफ कोर्स बात है, जब ओव्यूलेशन होगा तो अगर स्पर्म प्रेजेंट है तो उनका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनेगा तो दैट इज प्रेगनेंसी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो जो कपल्स होते हैं वो डे 10 से लेकर डे 17 तक क्या करते हैं, कोइटस को
अवॉइड करते हैं, नहीं करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, डे 10 टू डे 17। तो आंसर क्या हो जाएगा, डे 10 टू 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 10 से लेकर 17 तक कोइटस को अवॉइड करना क्या कहलाता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कहलाता है। अगर दूसरी की बात करें, किसकी, दूसरा मेथड क्या होता है, ये हो गया पीरियोडिक। सेकंड मेथड है कोइटस इंटरप्टस, नेचुरल का, ये भी नेचुरल का ही पार्ट है, बट कोइटस इंटरप्टस में क्या होता है, जो मेल पार्टनर होता है वो उसका जब इजैकुलेशन होने वाला होता है तब वो अपने पेनिस को क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम द विजाइना ऑफ द फीमेल, तो वो क्या हो जाता है, कोइटस इंटरप्टस हो जाता है। एंड द लास्ट, तीसरा जो नेचुरल मेथड होता है वो होता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। क्या होता है, लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो इसमें क्या होता है लैक्टेशनल एमिनोरिया में, कि एक हार्मोन जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद एक हार्मोन होता है, इसका नाम होता है प्रोलैक्टिन। क्या होता है, प्रोलैक्टिन। तो ये क्या करता है कि प्रेगनेंसी के अगले लगभग 6 महीने तक क्या मेंस्ट्रुएशन को आने नहीं देता है। मेंस्ट्रुएशन ही नहीं आएगी तो ऑफकोर्स की बात है क्या नहीं है, प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो हम अगर जो हमारा क्वेश्चन है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस जो क्वेश्चन है उसकी अगर बात करें तो कहाँ से, डे 10 से लेकर डे 17 तक हम क्या करते हैं, कोइटस को अवॉइड करते हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मैच। बहुत ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हम गलती कर देते हैं कभी कभी और गलत मार्क हो जाता है क्वेश्चन। तो सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। ये ह्यूमन के कैरियोटाइप दे रखे हैं, ये इसके कैरेक्टर दे रखे हैं, तो हम कैरियोटाइप को पहले से पढ़ लेते हैं। 45 प्लस XX, 45 तो क्रोमोसोम है, ऑटोसोम्स है, एक होता है हमारा क्रोमोसोम, मतलब क्या, सेक्स क्रोमोसोम, वो XX दे रखा है। XX किस में होता है, फीमेल में होता है। किस में होता है, किस में होता है, फीमेल में होता है। तो ये तो नॉर्मल फीमेल हो गई, तो ये तो ब्रॉड पाम विद करेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, अगर इसमें ये दे रखा है, पर ये तो है क्या, फीमेल है मेनली, इनकरेक्ट मैच बताना है। ठीक है, ये क्या है हमारा 44 प्लस XXY, 44 प्लस XXY। अब इसमें क्या हो गया, XXY हो गया है। XXY का मतलब क्या होता है, ये कौन सा है, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। क्या है ये, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। तो ओवरऑल फेमिनाइन डेवलपमेंट, इसमें क्या लिखा है, ओवरऑल फेमिनाइन डेवलपमेंट। तो ये ओवरऑल फेमिनाइन डेवलपमेंट किसमें, कैनाइन फैक्टर में होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, गायनेकोमेस्टिसिया होता है। चलो ये भी देख लेते हैं, हम आगे देखते हैं क्या है, कि 44XY है टर्नर्स सिंड्रोम। क्या है ये, टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या है, स्ट्राइल फीमेल एज ओवरीज आर रुडिमेंट्री, ये भी बिल्कुल ठीक ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये क्या है 44 प्लस XY, दैट इज नॉर्मल मेल, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये नॉर्मल मेल है। ठीक है, 44 प्लस XY। ये वाला, सॉरी, ये वाला जो है ये फीमेल नहीं है, ये क्या है, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो ये भी एकदम सही मिला हुआ है, क्या है, डाउन सिंड्रोम है, ये भी एकदम सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। तो क्या है, ओवरऑल फेमिनाइन डेवलपमेंट, एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन लिखी है कि क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम में जो है ओवरऑल फेमिनाइन डेवलपमेंट नहीं है, ओवरऑल मेल डेवलपमेंट होता है, बस फेमिनाइन कैरेक्टर्स आते हैं। कौन सा, गायनेको, गायनेकोमेस्टिया, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। You know that there are 20 different types of naturally occurring amino acid and 4 different types of bases in the DNA. A combination of 3 such bases code for specific amino acid. If instead there are 96 different amino acid and 12 different bases in the DNA, then the minimum number of combination of bases required to form a कोडॉन। तो कोडॉन बनाने के लिए क्या था, तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास जो नॉर्मली कितने 20 डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, और हम 3 कोडॉन का जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे AUG या फिर और AAG, जो भी हम बनाते हैं, 3 कोडॉन का सीक्वेंस बनता है, किनके, 4 बेसिस का। अब इसने बोल दिया है कि हमारे पास कितने 12 बेसिस हैं, ठीक है, 96 अमीनो एसिड हमें उनसे कोड करने हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ कोडॉन का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इसे डायरेक्टली देखें कि अगर हमारे पास क्या है, 4 बेसिस हैं, ठीक है, 4 बेसिस हैं, तब हम कितने 3 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है, 3 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तब हमारे पास कितने कोडॉन बनते हैं, 64 कोडॉन। ठीक है, 64 कोडॉन मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3, कब,
तब जब हम नॉर्मल 4 बेसिस है हमारे पास, कितने हैं, 4 बेसिस है हमारे पास, ठीक है। बट अब अगर इसमें क्या बोल दिया, 12 डिफरेंट बेसिस बोल दिया। 12 डिफरेंट बेसिस बोलने का मतलब क्या है, 12 की पावर n है, और कितने के बराबर होना चाहिए, 96 अमीनो एसिड्स के बराबर आना चाहिए। या तो ये बराबर नहीं, इक्वल नहीं कह सकते हम इसको, या ऐसे कह सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 96, ठीक है। तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू एक एक बार रख के देख सकता हूँ। अगर n की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये तो मतलब अगर हम एक का कॉम्बिनेशन, एक बेस का कॉम्बिनेशन बनाते हैं कोडॉन में, तो क्या है वो 12 अमीनो एसिड को कोड कर पाएगा बस। अगर हम 12 के ऊपर 2 रख दें तो क्या आ जाएगा, 144। कितना आ जाएगा, 144। तो 144 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमें कितने अमीनो एसिड कोड करने हैं, 96 अमीनो एसिड, पर हो कितने रहे हैं इससे, 144। तो मिनिमम नंबर कितना हो गया, एन की वैल्यू 2 हो गई। कि उसके लिए अगर हम कितने 12 डिफरेंट बेसिस के, अगर डिफरेंट बेसिस दे रखे हैं हम, तो कॉम्बिनेशन कितने कोडॉन का, 2 मिनिमम कोडॉन का कॉम्बिनेशन बनाए तो हम कितने अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, 144। उसके अंदर 96 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सेकंड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइप ऑफ द बॉन्ड रिप्रेजेंट बाय द डॉटेड लाइन इन सिस्टमेटिक इन। अच्छा, इसमें हमें ये बताना है ये डॉटेड लाइन से जो दे रखा है वो कौन सा बॉन्ड है। तो ये क्या हो गया हमारा, फास्फोरस, ये हो गया सुगर बेसिस, ये हमारा सुगर, ये हमारा क्या, बेसिस। ये जो हमारा शुगर होता है, जो हमारा बेसिस होते हैं, ठीक है, तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, हमेशा एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। कौन सी होती है, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, हाँ ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन और डिसीज इज देयर अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ मास्ट सेल ऑब्जर्व इन द ह्यूमन बॉडी। तो मास्ट सेल कब बढ़ते हैं, जब बॉडी में कौन सी दिक्कत आती है, या फिर हमें कौन सी चीज़ होती है, एलर्जी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है कि मास्ट सेल कब बढ़ेंगे, जब बॉडी में क्या दिखेगी, हमें एलर्जी दिखेगी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लैक्टोबैसिलस दैट सेट मिल्क इनटू कर्ड, जो लैक्टोबैसिलस होता है वो मिल्क को किस में, कर्ड में चेंज करता है, वो किस में आता है, तो ऑफकोर्स ये तो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है। उसके बाद बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। मतलब ऐसा कौन सा ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स है जिसको हम एज अ एक्सपेरिमेंटल के तौर पे यूज़ करते हैं, तो ऑफकोर्स की बात है क्या करते हैं, माइस को हम करते हैं। अगला क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद सेकेंड ऑलवेज कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद सेकेंड है वो कितने बेस के सीक्वेंस पे, कितने बेसिस के सीक्वेंस जो होता है उस पर डीएनए को कट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि जो बेस के सीक्वेंस को जो हम क्या बोलते हैं, कौन सी साइट बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक साइट बोलते हैं। और ये कितने बेसिस सीक्वेंस की बनी होती है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है वो होते हैं 6 बेस पेयर, सॉरी 7 पे लगा दिया मैंने, ठीक है। क्या होता है, 6 बेस पेयर। 6 बेस पेयर कौन कौन से, कौन सी साइट होती है, इन सेकेंड की AAG, CTT एंड TTCGAA, ठीक है। तो ये इसकी पैलिंड्रोमिक साइट है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है। तो वहां पे जाके जो है रेस्ट्रिक्शन इन द सेकेंड कट करता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इम्प्रूव्ड ट्रेट दैट इज फाउंड इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक क्रॉप गोल्डन राइस इज। अच्छा, इसने बोला कि जो जेनेटिकली इम्प्रूव्ड हमने क्रॉप बनाई थी उसमें जो गोल्डन राइस है उसमें कौन सा जेनेटिक इंप्रूवमेंट हमने किया था। तो अगर हम देखो हाई लाइसिन कंटेंट की बात करें तो ये किस में किया था, हमने मेज में किया था। इंसेक्ट रेजिस्टेंट कौन सा था, BT कॉटन, ठीक है। हाई प्रोटीन किस में था, सोयाबीन में। देन बचा हमारा हाई विटामिन A कंटेंट किसमें, गोल्डन राइस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोल्डन राइस, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स एंड द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन ऑफ हर्बीवोर्स एज वेल एज डिकम्पोजर्स आर रेफर टू एज। इसको हम क्या बोलते हैं, इसने बोला है कि जो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर के द्वारा जो नई ऑर्गेनिक मैटर, न्यू ऑर्गेनिक मैटर बनाया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, हमेशा याद रखना सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मतलब कंज्यूमर के द्वारा जो भी नया ऑर्गेनिक मैटर बनाया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और जो क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके द्वारा जो भी ऑर्गेनिक मैटर बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, प्लांट्स के द्वारा जो ऑर्गेनिक मैटर बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी। और ये दो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो तरह की होती है, दैट इज ग्रॉस एंड नेट।
ठीक है। ग्रॉस क्या है, इसमें सारा कुछ आ जाता है, और ग्रॉस में से हम क्या रेस्पिरेटरी लॉसेस को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाती है, नेट आ जाती है। क्या ग्रॉस कैसे है, ग्रॉस माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस क्या आ जाता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो दूसरा क्या पूछा है, एंड द बायोमास अवेलेबल फॉर द कंजप्शन ऑफ हर्बीवोर्स एज वेल एज डिकम्पोजर्स आर रेफर टू एज, उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा बायोमास जो किसके लिए, हर्बीवोर्स और डिकम्पोजर्स के लिए मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये हमारे इस पेपर के सारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं। ऐसे ही हम और भी पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के, उनके सारे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, जिससे हमें एक आइडिया मिलता रहे कि आगे 2025 के बोर्ड्स में बायोलॉजी के किस तरीके के एमसीक्यूज आने वाले हैं। और मैं खुद